साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये है हमारा टेस्ट नंबर 2 प्रयागराज उच्च न्यायालय के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए जो आगामी पेपर है उनके लिए 25 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और आप मेरे साथ साथ इस टेस्ट को करिए और लास्ट में ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं भाई पहले सवाल की तरफ। और बेटा आज का पहला सवाल है ये, कह रहे हैं कि आला के रचयिता का नाम क्या है। आला के रचयिता का नाम क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्रीधर, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है चंद्रवरदाई, चौथा नाम है जगनिक। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। ठीक है, तो लगाइए आप अपना आंसर क्या लगाते हैं। ठीक, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आपने आंसर लगाया होगा। आला के लेखक का नाम है जगनिक। कल भी मैंने बताया कि चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने लिखा परमार रासो या आलाखंड, और भट्ट केदार ने लिखा जयचंद प्रकाश। ठीक है, 2 नाम मैं आपको और बताऊंगा कि देखिए एक किताब है उसका नाम है बेटा यामा, और यामा पुस्तक को लिखा महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा। एक किताब का नाम है भारत भारती। भारत भारती, इस किताब को लिखा बेटा मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बेटा, एक किताब का नाम है बेटा कामायनी, और बेटा कामायनी को लिखा जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद। एक किताब का नाम है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, इस किताब को लिखा धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा? धर्मवीर भारती। और बेटा एक नाम और देख लीजिए, एक किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए किताब का नाम है प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास नामक पुस्तक को लिखा बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और बेटा इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हरिओध। हरिओध। ये भी जो डिटेल है इस पे भी आप लोग काम करें, और ये काम जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है? अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण या प्रतिशिक्ष, प्रतिष्ठित। ठीक है, तो 4 जो हैं वो शब्द लिखे गए हैं। कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ठीक है बेटा? देखिए अशुद्ध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत लिखा हुआ है। अब चूंकि ये बेटा बी गलत लिखा हुआ है तो इसका सही कैसे लिखा जाएगा? तो बेटा सन्यासी में अंकी बिंदी भी आती है और न्यासी क्या आएगा? स अंकी बिंदी आधा न यासी, सन्यासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। एक शब्द है प्रत्येक, उसका संधि विच्छेद कौन सा ठीक है? कह रहे हैं प्र प्लस तिएक, दूसरे में प्रत्यय एक, तीसरे में प्रति एक, चौथे में प्रति ऐक। 4 विकल्प हैं, ए,
बी, सी, डी, जो भी ठीक है वो आप अपना विकल्प लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने अपना विकल्प लगाया होगा। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो प्रत्येक है, ये जो प्रत्येक है, प्रत्येक का संधि तोड़ते हैं तो बनती है बेटा प्रति प्लस एक। आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो मैं बता दूं, देखो यह टूट रिया है, ये टूट रिया है, तो इसमें संधि आएगी बेटा यण। कौन सी संधि है बेटा? यण संधि है। और यण संधि कौन सी संधि का उदाहरण है? तो बेटा वो है स्वर संधि। कौन सी है बेटा? तो स्वर संधि। कल भी मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, एक यण संधि और एक अयादि संधि। चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहे हैं कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है हाँ तांबूल, ऑप्शन है पर्ण, ऑप्शन है पर्णही, ऑप्शन है उपानह। उपानह 4 विकल्प हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि पनही शब्द का क्या सही होगा। पहला आप लगा लीजिए, पहला आप लगा लीजिए बेटा, कौन सा ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा अपना आंसर। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या बेटा। सही आंसर है तांबूल। ठीक है, तो ये जो है पनही, पनही शब्द का तत्सम होता है तांबूल। ऐसे भी लिख देते हैं तांबूल को। तो ये वाला शब्द तो है तद्भव। ठीक है बेटा, और ये वाला शब्द आता है तत्सम। क्या आता है? तत्सम। और ये भी थोड़ा सा याद रखो, ये जो पनही है, इस पनही शब्द का अर्थ क्या है? तो इस पनही का मतलब होता है पैर में पहनने योग्य, अर्थात तो जूता या जूती। जूता, जूती या चप्पल जो होती है उसे पनही कहते हैं, उसे तांबूल बोला गया है। इम्पोर्टेंट वर्ड है, आगे के लिए आप लोग तैयार करें अच्छे से। ठीक है, पेपर में आने लायक है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं परिमाण वैल्यू वाला। वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। वह अब भली भांति नाच लेता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है अब। वह अब भली भांति नाच लेता है। भली भांति मतलब अच्छे से नाच लेता है। ठीक है, अब देखिए, ये कह रहे थे हमसे कि क्रिया विशेषण बताना है, और वो भी कौन सा? परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण आपने देखा होगा कि मुख्यतः क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें एक होता है स्थिति या स्थान बोधक। ठीक है, दूसरा होता है काल बोधक, तीसरा होता है परिमाण बोधक। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? परिमाण बोधक, जिसमें परिमाण मतलब वैल्यू की बात आती है, परिमाण मतलब मान की बात होती है। और एक होता है रीतिवाचक। रीति का मतलब बनाने का तरीका, जैसे बच्चा गिरा कैसे। ठीक है, पीटा गया कितना, किधर गया। ठीक है, दिशा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब है कि जो क्रिया हुई थी उसकी क्वांटिटी क्या थी, कितनी क्रिया हुई। जैसे मोहन को पीटा गया, ये नॉर्मल बात है। मोहन को खूब पीटा गया, तो खूब पीटना मतलब ज़्यादा पीटा है उसको। ठीक है, इस तरीके से। तो वह बहुत थक गया है, तो थकना चूंकि ये क्रिया है, बहुत बहुत बताएगा क्वांटिटी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे हम ए। वह अभी अभी आया है, तो अभी अभी गया है। अभी अभी का मतलब क्या है? समय। तो ये समयवाचक है वाला। ठीक है, वह अंदर बैठा है, अंदर कहाँ है? स्थिति है, लोकेशन है, स्थानवाचक है ये वाला। ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक है। वह अब भली भांति नाच लेता है। तो नाचना चूंकि क्रिया है, भली भांति का मतलब होता है अच्छे से, कैसे नाच लेता है,
अच्छे से तो रीतिवाचक है ये, है ना, अच्छे से नाच लेता अब वो, ठीक है, ठीक ठाक नाच लेता है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा बेटा कौन सा, ए। चलिए अगले सवाल में कह रहे थे कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक कौन सा है। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से में क्या है, कह रहे हैं करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है। आप अपना आंसर लगाइए कौन सा कारक होगा, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक होगा, तो कौन सा कारक होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपादान कारक। जब कोई चीज़ हमेशा के लिए अलग हो जाती है तो जहाँ से वो अलग होती है उसमें अपादान होता है, उसमें अपादान नहीं होता जो अलग होती है। जैसे कह रहे हैं पेड़ से पत्ता गिरा, तो गिरा कौन, पत्ता, कहाँ से अलग हुआ, पेड़ से, तो अपादान किस में है, पेड़ में, अपादान किस में है, पेड़ में, तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे बच्चा कुर्सी से गिर गया, तो गिरा कौन, बच्चा, कहाँ से गिरा, कुर्सी से, तो अपादान किस में हुआ, कुर्सी में, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, और ये कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है। वायु के समानार्थी का मतलब होता है बेटा वायु का पर्यायवाची। तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में अनल, ऑप्शन नंबर बी में अनिल, ऑप्शन नंबर सी में अलिंद, ऑप्शन नंबर डी में अलिनी। जो भी आपका आंसर ठीक हो, ए बी सी डी, वो आप लगाइए जो भी ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने लगा लिया होगा आंसर भैया। तो ये है अनिल। अनिल शब्द का पर्यायवाची आपने सुना होगा वायु या हवा, और अनल शब्द का पर्यायवाची आपने सुना होगा आग, अग्नि या आग का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कल्पना का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। कल्पना का विपरीत अर्थक शब्द क्या हो सकता है, कल्पना का। ऑप्शन नंबर ए यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी असली, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक। 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, आप अपना आंसर लगाइए क्या सही है, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए जो बिल्कुल सटीक है वो बताना आपको। तो कल्पना का होता है यथार्थ। यथार्थ क्या है, वास्तविक। यथार्थ और वास्तविक एक ही है, तो यथार्थ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। असली का तुम जानते हो नकली होता है, सही का गलत होता है, ठीक है, वास्तविक का अवास्तविक होता है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ यथार्थ का विलोम क्या हो गया बेटा, कल्पना। असली का विलोम क्या हो जाएगा, तो नकली। सही का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, तो गलत। वास्तविक का विलोम क्या हो जाएगा, तो अवास्तविक, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये कह रहे हैं कि नित और नत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ झुका हुआ, बी में है प्रतिदिन, बी में है दूसरे में प्रतिदिन, फिर झुका हुआ, फिर नया और झुका हुआ, स्वप्न और नया। 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, अपना आंसर लगाइए आप कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सही वाला वो क्या है, तो वो है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। जैसे नित माने क्या होता है, जैसे नित प्रतिदिन, तो नित का मतलब होता है, नित का मतलब होता है प्रतिदिन। अच्छा प्रतिदिन, नित कहते हैं नित करके इस काम पर लग जाइए, तो नित मतलब रोजाना प्रतिदिन करो आप, ठीक है। और नत का मतलब हो गया नमन करना, झुकना, तो झुका हुआ, क्या हो जाएगा बेटा, झुका हुआ। तो नित का मतलब प्रतिदिन या रोजाना, और नत का मतलब हो जाएगा बेटा झुका हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन अपने पास में 10 बाज का। कह रहे हैं कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों को क्या कहते हैं, एक शब्द बताना उनके लिए। ऑप्शन पहला है सोम, ऑप्शन बी में है द्विज, ऑप्शन सी में है वर्ण, ऑप्शन डी में है श्रेष्ठ। 4 विकल्प है ए बी सी डी,
आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर जो है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में द्विज लिखा हुआ है। द्विज का अर्थ चंद्रमा भी होता है, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, और द्विज का अर्थ 2 बार जन्म लेने वाला या 2 बार में जन्म लेने वाला, जिसका जन्म 2 बार में होता है। जैसे पक्षी जो होते हैं ना, पहला आपने देखा होगा अंडे का जन्म होगा, फिर अंडे से चूजे का जन्म होगा। तो चूजा या मुर्गा या पक्षी 2 बार का प्रोसेस है। ठीक है, 2 बार का प्रोसेस है वो। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। तो अगला सवाल है कि निम्न में से हंस शब्द का अनेक अर्थी शब्द है। जीवात्मा, जीव, जीत, जन, 4 विकल्प हैं। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी आपने कुछ आंसर लगाया होगा। तो आपने बेटा अगर अपना आंसर लगा लिया है तो फिर सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो हंस होता है ना, हंस, ठीक है, आपने सुना होगा कि जोड़ जोड़ के माया जोड़ी, बन गई महल दुमैले, है ना। ऐसा दौर समय का आया, छोड़ने पड़े अकेले, तू कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रेन बसेरा। ठीक है, डाला ऐसा समय न फेरा, उड़ गया हंस अकेला। ठीक है, तो उड़ गया हंस अकेले का मतलब हो गया, हंस मतलब होता है आत्मा। आत्मा कह दो या जीव आत्मा कह दो। ठीक है, और हंस एक पर्यायवाची और है, वो है बेटा सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची भी क्या होता है? हंस होता है। और हंस जो है एक पक्षी भी है, हंस पक्षी को भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, जो तालाब वगैरह में हंस की बात चलती है कि हंस तैर रहा था तालाब के किनारे या तालाब में, तो फिर वो हंस वो पक्षी भी है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए त्रस, ऑप्शन नंबर बी कार, ऑप्शन नंबर सी तिर, ऑप्शन नंबर डी ती। 4 विकल्प हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो तिरस्कार शब्द का मैं आपको बताऊं, जब इसको तोड़ते हैं ना तो साउंड कैसा आती है। देखो मैंने बताया था कि प्रत्यय और उपसर्ग के लिए आपको कुछ नहीं करना, साउंड पर फोकस बनाना है। जैसे तिरस्कार, यार तिरस्कार होता है, तो तिरस्कार, तो तिरस्कार में आप बोलोगे तिरस, से पर हलंत लगा दो और प्लस कार हो जाएगा। तो बेटा ये बन गया उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे थे अंशुमाली में कौन सा समास है? ऑप्शन अव्यय भाव, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि। 4 विकल्प आपके सामने, ए बी सी डी, जो भी आपका सही जवाब हो आप अपने नोटबुक में उसको नोट करिए। ठीक है, अंशुमाली। ठीक है, तो मैंने कल भी इस पर चर्चा करी थी इस शब्द को लेकर, और मैंने कहा था कि ये जो अंशुमाली है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक अंशुमाली, अंशुमाली शब्द का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, अंशुमाली, ये जो अंशुमाली शब्द है, ये जो अंशुमाली शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था अंशुमाली, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। अंशु का मतलब किरण और माली का मतलब होता है स्वामी। तो किरणों का स्वामी है जो वह, अर्थात कौन? तो वो है सूर्य। तो यहाँ ना तो पहला पद प्रधान है बेटा, ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है। ऐसे में ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि सजल आज स्कूल नहीं गया।
सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक? ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के बताया था ना। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। अब उस आधार पर बताना है ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आंसर लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेधवाचक। देखो, सजल आज स्कूल नहीं गया, ये नेगेटिव वर्ड है। जब वक्ता श्रोता से, मतलब कहने वाला सुनने वाले से ये बताता है कि काम नहीं होगा या काम के ना होने की जानकारी देता है, तो वो होता है नकारात्मक या निषेधवाचक। जब वो कहता कि सजल आज स्कूल गया, तो वो होने की जानकारी देता, तो वो बनता विधानवाचक। जब वक्ता श्रोता से कोई सवाल पूछता, क्या सजल आज स्कूल गया या जाएगा, तो वो बनता प्रश्नवाचक। और अगर विस्मय बोधक शब्दों का इस्तेमाल होता या भाव प्रकट होते, तो वो विस्मयादि बोधक बनता। ठीक है, तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और निषेधवाचक में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्धि है? वो वाक्य बताओ इसमें से बेटा जिसमें एरर है, अशुद्धि है। बालक 4 रोटियां खाता है, बालक 4 रोटियों खाता है, बालक 4 केले खाता है, बालक 4 फल खाता है। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो ABCD, वो अपना ऑप्शन लिख दीजिए। ठीक है, तो बालक 4 रोटियों खाता है, ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है और आंसर भी यही वाला माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रोटियां होता है, रोटियों नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम बात करते हैं, सवाल नंबर 16 की। ये कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। जो चीज़ पीढ़ी बाई पीढ़ी आ रही है, दादा से पिता में, पिता से हमारे अंदर, हमसे हमारी पीढ़ी में जाएगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली घटनाओं को क्या कहा जाता है? एक शब्द लिखना है। ऑप्शन है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से होने वाला। ठीक है, और ये लिखा हुआ अन्वयागत। ठीक है, हाँ, ये वह टूटेगा ना, वह यण संधि के अनुसार, तो अनु अय आगत। अनु माने पीछे पीछे, अय आगत, आगत मतलब आया हुआ। तो यही जो अन्वयागत लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। ये वाक्यांश है, चला आने वाला। जो घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं उनको हम अन्वयागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। कल इस वाले मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई थी। मैंने क्वेश्चन करते समय बताया था कि लिखा हुआ है जब क्रिया का संबंध कर्ता से, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ वाच्य होता है, मतलब से वहाँ वाक्य होगा। मैंने कल बताया था कि अगर क्रिया अपने कर्ता के हिसाब से आ रही है तो कृतवाच्य है, और अगर क्रिया अपने कर्म के हिसाब से आ रही है तो कर्मवाच्य है, और अगर क्रिया पुल्लिंग हो और एक वचन में हो हमेशा तो भाववाच्य है। ठीक है, तो बताइए क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से। तो क्या होना चाहिए? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकृतवाच्य। 4 विकल्प हैं ABCD। जल्दी बता दीजिए अपना आंसर, जो भी आपको सही लगता हो। ठीक है, तो फिर ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए। अगला सवाल कह रहे हैं कि जो नृत्य कर रही ... राधा की बहन है, में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सो, जो, बह, बे। 4 विकल्प हैं। कौन सा सर्वनाम आएगा इसमें, ये आपको बताना है। कौन सा सर्वनाम आएगा इसमें, ये बताना है। सो, जो, बह, बे। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा शायद आपने लगा लिया होगा, और अगर आपने लगा लिया है तो इसका सही जवाब क्या है? बह। तो जो नृत्य कर रही है वह राधा की बहन है। अब ये बताओ जो और वह
ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपने पढ़ा होगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है इस वाक्य में। अगर वो पूछता कि बताओ इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, तो फिर वो सर्वनाम बताना था आपको संबंधवाचक। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, मुहावरा है एक, लोकोक्ति है एक, कह रहे हैं कि आंख न दीदा काढ़े कशीदा। आंख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन होने पर भी काम करना, साधन होने पर भी काम कर लेना, सर्वदा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। तो आंख न दीदा, ना तो आंख है ना आंख के अंदर जो है वो दीदा है, और काढ़े कसीदा है ना, किरोसिया से क्या कर रही है? कढ़ाई कर रही है, कोई आदमी कर रहा है, कर रही है महिला, है ना, तो वो सेकी बखारने वाली बात हो गई। ठीक है, अरे उनका आंखों में रोशनी नहीं है और कह रही है वो हमारी वाली सुई दे दियो भैया जो तुम कल ले गए थे। मैंने पूछा क्या करोगे? बोले वो सुई से ना वो बटन लगाऊंगा मैं। अब उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब बताओ वो सुई में धागा कैसे डालेगा? मतलब सेकी बखारना ही हो जाएगा। तो उसे कहते हैं आंख न दीदा काढ़े कसीदा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बेटा? तो वो है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी बखारना। कह रहे हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन रति, हास्य, उत्साह, क्रोध। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी सही हो वो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी आपने लगाया होगा बेटा। तो देखिए वीरों में क्या होता है? उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। तो वीर का उत्साह। हास्य स्थायी भाव किसका है? देखिए हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास। रति किसका है? श्रृंगार का, श्रृंगार रस का। अच्छा क्रोध किसका है बेटा? तो रौद्र रस का। ठीक है, तो स्थायी भाव सब आपको अच्छे से पता होंगे, नहीं पता है तो आप रिवीजन करके रखिए स्थायी भाव रसों के मामले में। चलिए बेटा अगले सवाल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन मात्रिक समछंद, मात्रिक विषम छंद, मात्रिक अर्ध समछंद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगता हो ए बी सी डी वो अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा बेटा इसमें? तो ऑप्शन लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं। तो मात्रिक समछंद जिसके पहले और तीसरे चरण और दूसरे चौथे की मात्राएं समान होती हैं उसे मात्रिक अर्ध समछंद, और जिसके चारों चरणों की मात्राएं अलग अलग होती हैं उसे कहते हैं विषम मात्रिक छंद। ठीक है, चलिए देखो इसके बाद में कह रहे हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। 4 ऑप्शन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त ने इस लाइन को लिखा है, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें बेटा सही आंसर होना चाहिए यमक अलंकार, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग या फिर उसके बाद में स। ठीक है, जल्दी ऑप्शन लगाइए ऊष्म व्यंजन का। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन का जल्दी ऑप्शन लगाइए, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों स, बड़ा स, चटकोण वाला स और छोटा स और एक चौथा होता है। ये क्या होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 25 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता रहता है। वह प्रकृति 2 प्रकार की है, यह प्रकृति 2 प्रकार की है, एक अंतः प्रकृति और एक बाह्य प्रकृति। बाह्य प्रकृति को अपने बस में कर लेना बड़ी अच्छी और गौरव की बात है, पर अंतः प्रकृति पर विजय पा लेना उससे भी अधिक गौरव की बात है।
अंत प्रकृति को जीतना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कह रहे हैं गिरहों और तारों का नियमन करने वाले भौतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है। इन चीज़ों को जानना गौरव की बात है, परंतु मानव जाति के विचारों, भावों, वासनाओं और इच्छाओं का नियमन करने वाले सिद्धांतों या नियमों को जान लेना उससे भी अधिक गौरवपूर्ण है। ये उससे भी बड़ी बात है भाई। अतः हमने अपनी अंत प्रकृति और अंतर्वृत्तियों पर विजय पाने का ही निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया में होने वाले सभी युद्ध, विभाजन और वैमनस्य अंतर्वृत्तियों के न जानने के ही परिणाम है। इस पर आधारित गद्यांश पर आधारित 2 सवाल हैं, ठीक है। तो आप पहले इस गद्यांश को देख लें जो यहाँ से लिखा हुआ है और इसके आधार पर जवाब देना है। दुनिया में होने वाले युद्ध, विभाजन और वैमनस्य का निम्न में से कौन सा कारण है। दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, वैमनस्य हो रहा है, विभाजन हो रहा है, उसकी वजह क्या है। मनुष्य का प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना, अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, अंत प्रकृति एवं अंतर्वृत्तियों को न जानना, बाह्य प्रकृति को बस में कर लेना। तो भैया इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आप अपना आंसर लगाइए जो भी आपके लिए ठीक हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमने अंत प्रकृति और अंतर्वृत्तियों को नहीं जाना है, जिसकी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, विभाजन की स्थिति आ रही है और वैमनस्य है, मनों के अंदर बैर है, ठीक है। कह रहे हैं सर्वाधिक गौरवपूर्ण क्या है। बाह्य प्रकृति को जानना, विचारों, भावों, वासनाओं, इच्छाओं का नियमन करने वाले नियमों को न जानना, अंत प्रकृति और अंत प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना, प्रकृति से ऊपर उठने का निरंतर संघर्ष करना। तो अंत प्रकृति और अंत प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास हो सकता है, या विचारों, भावों, वासनाओं और इच्छाओं के नियमन करने वाले नियमों को न जानना हो सकता है। अब इसमें आपको जो भी सटीक लगता हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वो आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है, सबसे गौरवपूर्ण बात यह है कि जो अंत प्रकृति है ना, और अंत प्रवृत्तियां हैं, उन पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हमारे होगा 25 क्वेश्चन हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से। जितने बच्चों के भी क्वेश्चन सही हुए हों, है ना, 20, 25, 22, 23, वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर कंटिन्यू तभी क्लास होगी जब आप कमेंट में ये बताएंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करानी है क्लास, तो उसको फिर आप जो है बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।